हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है और आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि एलटी ग्रेड की जो फ्री वीडियोस हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, वो स्टार्ट कर दें आप चैनल के ऊपर। तो वो वीडियोज़ स्टार्ट हो रही हैं। तो एलटी ग्रेड के लिए जो एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। टॉपिक वाइज वीडियोज़ आएंगी एमसीक्यूज़ की, जैसे पहले ड्रामा के एमसीक्यूज़ आएंगे, उसके बाद फिक्शन, फिर प्रोज, पोइट्री, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, इस तरह से जाएंगे। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में मैं ड्रामा पर एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ लेकर आऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में ड्रामा के ऊपर कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। तो अलग अलग किताबों से, अलग अलग सोर्सेज से ये क्वेश्चन इकट्ठे किए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे स्टाफ उन्हें तैयार कर रहा है वैसे वैसे वीडियोस बनाई जा रही हैं, रिकॉर्ड की जा रही हैं। अब होता क्या है कि वीडियोस का एक पर्टिकुलर टाइम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को भी ध्यान रहे, ठीक। तो हर मंडे और थर्सडे 5 बजे एलटी ग्रेड की एमसीक्यूज़ की वीडियो एक आया करेगी। मंडे और थर्सडे शाम को 5 बजे, ये दिन और ये टाइम आपको याद रखना है, ठीक। बस आपको एक काम ये करना होगा कि आप इन वीडियोस को, खासतौर से पहली वीडियो को आप शेयर करेंगे ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ। और चलिए शुरू करते हैं ये क्लासेस, ये फ्री क्लासेस एलटी ग्रेड के लिए। अब हर मंडे, हर थर्सडे शाम को 5 बजे आपसे मुलाकात होगी हर बार। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा की। ड्रामा जो आपके सिलेबस में है एलटी ग्रेड के, उस पर कुछ एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ते हैं। चलिए, सो एलटी के सिलेबस में जो ड्रामाज हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं ड्रामा के लिए। और पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड ओनील गेट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। किस ईयर में यूजीन ओनील को नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए। आप जानते हैं कि यूजीन ओनील की द हेरी एप एलटी के सिलेबस में है। तो आंसर जो है इसका, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए 1936 यानी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच प्ले डज नॉट बिलोंग टू ओनील। कौन सा प्ले यूजीन ओनील से संबंध नहीं रखता है। 3 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से कोई एक यूजीन ओनील का नहीं है, ठीक। तो आंसर बहुत आसान है इसका, द आइसमैन कॉमेट, ये भी यूजीन ओनील का है। द एम्परर जोन्स भी। हैमलेट ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। तो आंसर होगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हैमलेट यूजीन ओनील का लिखा हुआ नहीं है, ये उनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच प्ले हैज़ बीन रिटन बाय ओनील, इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो यूजीन ओनील द्वारा लिखा गया है। आंसर इसका भी आप पहचान गए होंगे, सी होगा द आइसमैन कॉमेट। बाकी हैमलेट और आर्म्स एंड द मैन इनके द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नेम द राइटर ऑफ द फाउंटेन। एक रचना है द फाउंटेन, आपको उस रचना के जो राइटर हैं उसका नाम आपको बताना है कि उसका नाम क्या है रचनाकार का। तो ऑब्वियसली द फाउंटेन जो है वो यूजीन ओनील की रचना है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, ओनील। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन डिड ओनील डाई। यूजीन ओनील की डेथ कब हुई आपको ये बताना है। आंसर इसका डी है 1953। यूजीन ओनील जो है वो 1953 में उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ओनील वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि यूजीन ओनील को नोबेल प्राइज कब मिला था। अब आपको ये भी याद रखना है कि उनको मिला किसके लिए था, ठीक। साइंस के लिए, उनकी ब्रेवरी के लिए, ग्रेट सर्विस के लिए, या लिटरेचर के लिए। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप अच्छे से जानते हैं यूजीन ओनील को किसके लिए मिला होगा। आंसर इसका डी है, लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक। तो लिटरेचर के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि हु प्रोड्यूस द प्ले डायनमो। किसने डायनमो नाम के एक प्ले को प्रोड्यूस किया था, ठीक। तो आंसर इसका है सी, बाय द थिएटर गिल्ड। तो डायनमो यूजीन ओनील का एक प्ले है, इसको प्रोड्यूस किस
थिएटर कंपनी ने किया था, यह आपसे क्वेश्चन है, तो आंसर इसका होगा बाय द थिएटर गिल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूजीन ओनील बिलोंग्स टू विच कंट्री? यूजीन ओनील किस देश से बिलोंग करते हैं? वो अमेरिकन हैं, इंग्लिश हैं, इंडियन हैं? आंसर इसका ए है, यूजीन ओनील अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। मिल्ड्रेड डगलस हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द प्ले द हेरी एप। मिल्ड्रेड डगलस नाम का एक किरदार है द हेरी एप में, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इस प्ले के अंदर, ये आपको बताना है। तो वो एक कैपिटलिस्ट के रूप में दर्शाए गए हैं, एक पूंजीवादी व्यक्ति के रूप में दर्शाए गए हैं। अगर आपने द हेरी एप नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर वीडियो है, सर्च कर सकते हैं द हेरी एप बाय ऑरेटर इंस्टीट्यूट, यूट्यूब पर निकल कर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड के काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पर हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें आप लोग अपना और बस पढ़ना स्टार्ट कर दें चैनल पर वीडियोस देख देख कर। बाकी ये जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है इसकी वीडियोस आती रहेंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। ठीक, तो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इन द प्ले द हेरी एप यांग प्लेड अ रोल एज। द हेरी एप जो प्ले है उसमें यांग एक किरदार है, वो एक रोल निभा रहा है किसका? वो शिप का ऑनर है, एक कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी है, या सेलर है जहाज का, या नन ऑफ दीज? तो वो एक सेलर है ऑफ द शिप, जहाज का। ठीक है, एक नाविक है वो भी वहाँ पर उस जहाज के ऊपर। ठीक, बाकी स्पेसिफिकली वो वहाँ पर कोयले जलाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन वो भी नाविक ही माना जाएगा क्योंकि नाव के चलाने में उसका एक रोल है, उसका एक योगदान है। ठीक है, स्पेसिफिकली कोयला जलाते हैं वो लोग, मजदूर हैं। और क्योंकि उस वक्त जो इसका सेटिंग ऑफ टाइम है इस प्ले की, उस वक्त जो जहाज चला करते थे वो कोयले से चला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द हेरी एप? जो प्ले है द हेरी एप उसमें हीरो कौन है ये आपको बताना है। आंसर इसका डी है, यंग। यंग इसमें हीरो है। ठीक, इसी को द हेरी एप कहा भी गया है। अब वो क्यों कहा गया है वो आप चैनल पर वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं कि इसे हेरी एप क्यों कहा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज कॉल्ड एप इन दिस प्ले? इस प्ले में एप किसे कहा गया? अभी मेरे क्वेश्चन नंबर 11 में ही मैंने आपको बता दिया। इन्हीं को द हेरी एप कहा गया था, यंग को, जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, जो नायक हैं इस प्ले के, जो मेन हीरो हैं इस कहानी के, यंग, इनको एप कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द हेरी एप इज ये जो द हेरी एप प्ले है ये एक ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांटिक प्ले है, ये क्या है? तो आंसर इसका बी है, ये एक कॉमेडी है। ठीक है, द हेरी एप एक कॉमेडी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो मतलब इसको पढ़ते हैं कि द हेरी एप कॉमेडी कैसे हुई सर, उस मतलब क्योंकि द हेरी एप जो है ना उसकी जो एंडिंग है वो कहीं से भी ऐसी नहीं लगती कि वो कॉमेडी की होगी, क्योंकि उसमें मर जाते हैं यंग। तो लेकिन ये कॉमेडी है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको नहीं समझा सकता कि कॉमेडी की एक अलग डेफिनेशन होती है, तो उसके हिसाब से कॉमेडी बैठती है, ट्रेजेडी नहीं बैठती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी शिलिंग्स डज कैप्टन बॉबडिल ओ टू कैब? कितने शिलिंग्स कैप्टन बॉबडिल उधार हैं कैप्टन बॉबडिल के ऊपर कैब के? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्ले से है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है वो सी है, 40 शिलिंग्स। शिलिंग्स एक तरह की मुद्रा है जैसे हमारी रुपया, तो 40 शिलिंग्स का उधार है कैप्टन बॉबडिल के ऊपर कैब का। ठीक है, कैब भी एक किरदार है और कैप्टन बॉबडिल भी एक किरदार का नाम है। ये जो क्वेश्चन है ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर प्ले से है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है बेन जॉनसन का एक प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसकी वीडियो नहीं है चैनल के ऊपर, तो मैं बनाऊंगा जल्दी एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि हु एज्यूम्ड वेरियस डिस्गाइजेस इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर? एक किरदार ऐसा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में कि वो किरदार शुरुआत से लेकर अंत तक अलग अलग भेस बदलता है इस पूरी कहानी में। उस किरदार का नाम आपको समझाना है या बताना है। आंसर है इसका बी। यहाँ पर ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रेन टाउन नहीं है, ब्रेन वॉर्म है। ठीक है, WORM, ब्रेन वॉर्म।
ठीक है। तो एक किरदार है इसमें ब्रेन वॉर्म, तो वो अलग अलग किरदार निभाता है, अलग अलग भेष बदलता है पूरी कहानी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बेन जॉनसन डाइड ऑन, बेन जॉनसन की डेथ कब हुई यह बताना है आपको। इनका सन याद रखें मरने का 6 अगस्त 1637। वैसे तो देखिए हकीकत तो यह है कि जो सिलेबस है एलटी का, उसमें जो रचनाएं हैं, जो वर्क्स हैं, वो सिलेबस का हिस्सा है। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यूजीन ओनील बाय द हेरी एप बाय यूजीन ओनील, यानी आपके सिलेबस में रचना है एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, एक राइटर एंड पोएट की रचना है। वो राइटर एंड पोएट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइटर एंड पोएट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मैं तो स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि जो सिलेबस में लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं, प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, प्रोज सेक्शन है, पोइट्रीज हैं, पहले तो वो कंप्लीट करें। उसके बाद बायोग्राफी में टाइम खपाएं अपना, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, पढ़ें ज़रूर। 2 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है कि उसे कब नोबेल मिला, किसके लिए मिला, कब मरा, कब जिया, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हैं किसी भी राइटर एंड पोएट की, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो बेन जॉनसन कब मरे ये आपको बताना है। आंसर इसका बी है, 6 अगस्त 1637 को इनकी डेथ हुई थी बेन जॉनसन की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी कॉमेडीज डिड बेन जॉनसन राइट, बेन जॉनसन ने कितनी कॉमेडीज लिखी हैं। आंसर इसका ए है 14। बेन जॉनसन ने ओवरऑल 14 यानी कि 14 कॉमेडीज को लिखा था, और बड़ी फेमस है वो सारी की सारी कॉमेडीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन वॉज अवॉर्डेड ऑनररी एमए डिग्री बाय। पहले तो यहाँ जॉनसन की स्पेलिंग गलत है, बेन जॉनसन में एच नहीं आता है, ठीक है। तो बेन जॉनसन को ऑनररी एमए डिग्री दी गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी ने दी थी ये आपको बताना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आंसर इसका सी है, बोथ। जी हाँ, बेन जॉनसन जी ने जो एमए की डिग्री ली थी वो दोनों यूनिवर्सिटी से ली थी, ऑक्सफोर्ड से भी और कैम्ब्रिज से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज। भाई एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होती है, एक बला है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, उसकी थीम क्या होती है, ठीक। अब बहुत बड़ा टॉपिक है ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को एलटी के बैचेस में, तो वहाँ समझाइए आप लोगों को, अगर मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो में अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को किसी और वीडियो में समझाने की कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है। लेकिन इसके आंसर से अगर मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊँ आपको, तो जो थीम होती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, वो थीम होती है रियलिज्म, वास्तविकता। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के संदर्भ, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए प्लेज हैं, वहाँ पर आपको वास्तविकता मिलेगी, वहाँ पर फैंटेसी की कोई जगह नहीं होती है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की जो थीम है वो क्या है, रियलिज्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। हु इज इन लव विद ब्रिजिट, ब्रिजिट से कौन प्यार करता है, ब्रिजिट से प्यार कौन करता है ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका ए, एडवर्ड नोवेल। एडवर्ड नोवेल नाम का एक किरदार है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर में, उसको ब्रिजिट नाम के किरदार से प्यार है, ठीक। 22, व्हाट इज द नेम ऑफ नोवेल्स नेफ्यू, नोवेल का एक भतीजा है इस कहानी के अंदर, उसका नाम आपको बताना है। आंसर इसका सी है, स्टीफेंस। स्टीफेंस नाम है उसका, उसके भतीजे का। अगर आपने पढ़ रखा है ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ें इसे। बाकी थोड़ा टफ है ये, लेकिन टीचर से पढ़े तो बेहतर है इसे। 23, इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हु हैड रिटन द लेटर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर प्ले में लेटर किसने लिखा था ये आपको बताना है। आंसर इसका सी है, वेल ब्रेड। कुछ लेटर्स का पंगा है इस कहानी के अंदर, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की वीडियो मैं आपको बना कर दूं। मुझे पता है थोड़ा सा टिपिकल है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए इसके लिए। 24, whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, तो ऑब्वियसली मैकबेथ आपके प्ले में, मैकबेथ आपके सिलेबस में है एलटी के। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं कि whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, लेडी मैकबेथ डंकन के कत्ल के लिए किसको फ्रेम करती है, किस पर इल्जाम डाल देती है। आंसर इसका बी है, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन। चैम्बरलेन यानी कि संतरी बॉडीगार्ड एक तरह से, तो शराब
पी रखे होते हैं वो, उनके ऊपर वो आरोप लगा देती है और बाद में जब सुबह होती है तो मैकबेथ इन दोनों को मार भी देता है, चैम्बरलेन्स को। इसकी भी वीडियो है मैकबेथ की चैनल के ऊपर, आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। हु किल्स बैंको? मैकबेथ में बैंको को कौन मारता है? ठीक है, तो आंसर है इसका डी, अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। बैंको को मारता है ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, 2 कातिल होते हैं और मैकबेथ ही उनको हायर करता है मारने के लिए। ठीक है, तो बैंको दरअसल खतरा है, बैंको खतरा नहीं है, स्पेसिफिकली बैंको की जो संतान है वो खतरा है मैकबेथ के लिए, क्योंकि जो विचेस ने भविष्यवाणी करी थी, उस भविष्यवाणी में विचेस ने ये कहा था कि बैंको तो खुद कभी राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन बैंको के आने वाली 7 पीढ़ियां स्कॉटलैंड की राजा होंगी। तो ये बात मैकबेथ को परेशान कर रही है और मैकबेथ इसी वजह से एक ग्रुप ऑफ मर्डरर्स को हायर करता है और बैंको को और उसके बेटे फ्लेंस के ऊपर हमला कराता है। फ्लेंस वहाँ से भाग जाता है, बैंको मारा जाता है उस हमले में। तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी? राजा डंकन की बॉडी किसे मिलती है? आंसर इसका सी है, मैकडफ। जब राजा डंकन की हत्या हो जाती है इसमें, तो अगली सुबह सबसे पहले उनकी जो बॉडी को देखता है वो मैकडफ होता है और मैकडफ ही वो किरदार है जिसको सबसे पहला शक होता है मैकबेथ के ऊपर कि राजा की हत्या अगर हुई है और किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पर्सन को इससे फ़ायदा हुआ है तो वो ये सिर्फ मैकबेथ है। तो इसको पहला शक भी मैकडफ को होता है। ठीक है, मैकडफ की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, मैडकफ लिखा हुआ है, मैडकफ है ये। ठीक है, तो मैडकफ नहीं है, मैकडफ है, MACDUFF। ठीक है, इतना तो खैर आपको पता होगा, ये बड़ा फेमस प्ले है। तो मैकडफ है वो शख्स जिसे राजा डंकन की बॉडी मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 में पूछा गया है कि हाउ मैनी मैन राइन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? भाई इस पूरे प्ले में मैकबेथ में कितने राजा रहे हैं स्कॉटलैंड के? आंसर है इसका सी, यानी 3 कैसे कैसे रहे हैं वो सुन लीजिए। जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो राजा डंकन स्कॉटलैंड के राजा होते हैं। ठीक, तो किंग डंकन को ऑब्वियसली मैकबेथ मार देता है। ठीक, तो फिर मैकबेथ राजा बनता है। फिर मैकबेथ को हमारा मैकडफ मार देता है लास्ट में। ठीक है, और जो हमारा डंकन का बेटा है वो राजा बनता है। ठीक है, राजा डंकन का बेटा लास्ट में राजा बनता है। तो इस तरह से 3 राजा होते हैं इस प्ले के अंदर। ठीक है, राजा डंकन के जो बेटे हैं वो 2 हैं इस प्ले के अंदर, एक तो डोनल बैन है और एक मैल्कम है। तो मैल्कम राजा बनता है। ठीक, तो 3 राजा हैं इस पूरे प्ले में। 28 पर चलते हैं। हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? अभी एक क्वेश्चन में मैंने बोल दिया है, तो मैकडफ मारता है। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है, तो स्पेलिंग गलत ही टाइप की है उसने इसकी। तो चलिए, सो हो जाती है स्टाफ से गलती भाई, है ना, तो कोई बात नहीं, हम हैं इसी वजह से बताने के लिए। तो मैकबेथ को किसने मारा? तो मैकडफ मारता है मैकबेथ को। मैकबेथ को मारने के लिए भी भविष्यवाणी होती है कि भाई मैकबेथ तुम्हें वो शख्स मारेगा जो औरत से पैदा नहीं हुआ है, तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक जंगल उठ नहीं खड़ा होगा। ठीक है, डंसिनन कासल की तरफ, ठीक है, फॉरेस्ट चलकर नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरह की कुछ भविष्यवाणियाँ होती हैं। मैकबेथ को लगता है भाई मुझे कौन मार सकता है, लेकिन मैकडफ लास्ट में मारता है, सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं। ठीक है, जो विचेस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। विद whom आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब प्ले की स्टार्टिंग होती है, मैकबेथ की स्टार्टिंग होती है, तो स्कॉटलैंड का वॉर चल रहा होता है देश के साथ एक। वो कौन सा देश है जिसके साथ वॉर चल रहा होता है? आंसर इसका ए, नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वेनियंस जो है वो हमला कर देते हैं स्कॉटलैंड के ऊपर और इसी वॉर को जीत कर वापस आ रहे होते हैं मैकबेथ और बैंको। तभी रास्ते में इनका सामना विचेस से होता है, चुड़ैलों से होता है, और वो भविष्यवाणियां करती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में नॉर्वे हमला करता है स्कॉटलैंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। हु किल्स डोनल बैन? डोनल बैन को कौन मारता है? ठीक, तो आंसर है इसका डी, नन, कोई नहीं मारता। जी हाँ, डोनल बैन मरता नहीं है। डोनल बैन कौन है? अभी मैंने बताया, राजा डंकन के 2 बेटे थे, मैल्कम और डोनल बैन। तो जो मैल्कम है वो इंग्लैंड भाग जाता है अपने पापा की
डेथ के बाद, उनकी हत्या के बाद, और डोनाल्ड जो है वो आयरलैंड भाग जाता है। तो ये जब भाग जाते हैं दोनों, वापस आते हैं और अपना क्लेम जो है राजगद्दी पर वो वापस लेते हैं। मैल्कम राजा बन जाता है, डोनाल्ड वहीं रहता है। तो डोनाल्ड के मरने और मारने का कोई जिक्र नहीं है प्ले के अंदर, तो आंसर इसका नन होगा। ठीक है, 31 चलते हैं। हु इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले? इस प्ले के अंदर विचक्राफ्ट की गॉडेस का जिक्र है किसी एक का, उसका नाम आपको बताना है। तो विचक्राफ्ट आप जानते हैं, चुड़ैलों से संबंधित जो काला जादू होता है, उसकी एक देवी है। तो ये सिर्फ इस प्ले के अंदर नहीं है, ये ग्रीक मैथोलॉजिकल किरदार है। तो ग्रीक मैथोलॉजी में माना जाता है कि जो हिकेट है वो चुड़ैलों की देवी है। तो 20 का आंसर होगा हिकेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हिकेट नाम आपको याद रखना है, क्योंकि लिटरेचर में कई जगह पर हिकेट का इस्तेमाल हुआ है। कई प्लेज, कई पोइट्री, कई पोएम्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। पोइट्री, पोएम्स में आपको कहीं जगह ये पढ़ने को मिलेगा। 32 पर चलते हैं। विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले? अच्छा, प्ले के स्टार्टिंग में स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही होती है मैकबेथ में नॉर्वे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। प्ले के लास्ट में किसी एक नेशन की आर्मी उसके राजा के साथ हमला कर देती है। आंसर है इसका सी, इंग्लैंड। जी हाँ, मैकबेथ में क्या होता है, लास्ट में जब खत्म होता है प्ले, तो इंग्लैंड का राजा मैल्कम की मदद करने साथ आता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पापा की डेथ के बाद मैल्कम जो है वो चला जाता है इंग्लैंड, वहाँ पर एक बड़ी आर्मी इकट्ठी करता है बदला लेने के लिए, गद्दी वापस लेने के लिए। ठीक, तो जो इंग्लैंड का राजा है वो मदद करता है उसकी, और वो भी साथ आता है प्ले के लास्ट में अपनी आर्मी लेकर, लेकिन साथ में ये मैल्कम के हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि स्कॉटलैंड पर हमला कर रहा है वो। ठीक है, तो गद्दी सौंप देगा वो मैल्कम को, उसकी मदद कर रहा है सिर्फ। 33 पर चलते हैं। हु किल्स लॉर्ड सिवॉर्ड सन? लॉर्ड सिवॉर्ड के बेटे को कौन मारता है इस प्ले के अंदर? तो आंसर इसका है सी, मैकबेथ। तो लॉर्ड सिवॉर्ड हैं, एक किरदार इसमें दरबारी हैं, उनके बेटे को मारता है मैकबेथ। तो मैकबेथ काफ़ी सारी हरकतें करता है, और इसी वजह से हेल लाइक नेचर कहा गया है। शेक्सपियर ने कहा है कि हेल लाइक नेचर है इसका, और ये बिल्कुल डेविल की तरह हरकतें करता है मैकबेथ अपनी एम्बिशन में, अपनी महत्वाकांक्षा में। 34, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मैल्कम इन इंग्लैंड? जी हाँ, मैल्कम तो इंग्लैंड जा ही चुका है, एक शख्स और है जो स्कॉटलैंड छोड़ देता है और मैल्कम से जाकर मिल जाता है इंग्लैंड में। आंसर है इसका सी, मैकडफ। जी हाँ, मैकडफ बीच प्ले में स्कॉटलैंड छोड़ देता है और इंग्लैंड चला जाता है मैल्कम की सेना में भर्ती होने के लिए। ठीक, लेकिन इसके साथ बड़ा बुरा होगा, ये जाएगा भाई इंग्लैंड, और विचेस जो हैं भविष्यवाणी कर चुकी होंगी मैकबेथ से कि मैकडफ से बचकर रहना। तो जब ये वापस आएगा, बुलाएगा इसे, तो पता लगेगा ये तो भाग गया। तो जो हमारा मैकबेथ है वो लेडी मैकडफ और उनके बच्चों को मरवा देगा। ठीक है, खैर मैकडफ बदला लेगा, और जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया, मैकडफ ही मैकबेथ की हत्या भी करेगा। तो ये भाग जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, वेयर आर स्कॉटिश किंग्स क्राउंड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नेट में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेट का है। और जब ये नेट में क्वेश्चन आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया था कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन मैकबेथ का ही है। तो मैकबेथ में लास्ट में जब मैल्कम राजा बन जाता है तो वो सबको इनवाइट करता है कि उस शहर चलो, उस जगह चलो, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कॉटलैंड के राजाओं को क्राउन कहाँ पर किया जाता है, उन्हें राजा कहाँ बनाया जाता है ऑफिशियली? तो आंसर है इसका बी, स्कॉन, इस्कॉन नाम की जगह पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। व्हाट वाज द वेदर एट द नाइट डंकन वाज मर्डर्ड? जिस रात राजा डंकन की हत्या की जाती है उस रात का मौसम कैसा होता है? ऑब्वियसली ए इसका आंसर होगा स्टॉर्मी एंड वियोलेंट। बड़ा ही तूफानी और बड़ा ही हिंसक मौसम होता है जिस रात राजा डंकन की हत्या की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द वाइफ ऑफ द थेन ऑफ फाइफ इज? एक थेन ऑफ फाइफ है इस प्ले के अंदर, उसकी बीवी का नाम आपको बताना है। तो आंसर है इसका लेडी मैकडफ। अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि जो मैकडफ है, जो इतना इंपॉर्टेंट किरदार है, वो किस प्रांत का थेन है।
थेन एक पोस्ट है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। थेन एक पोस्ट होती है, ठीक है। नोबिलिटी है एक, जैसे कि ड्यूक्स होते हैं, आइल्स होते हैं, ऐसे थेन होते हैं अलग अलग प्रांतों के। और आसान भाषा में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री होते हैं किसी प्रदेश के, तो इस तरह से 5 का थेन है। जैसे हमारा स्टार्टिंग में मैकबेथ भी थेन था कॉर्डर का, ठीक है, वो कॉर्डर के थेन थे। तो अलग अलग प्रांतों के थेन थे, कई सारे थेन थे राजा डंकन के दरबार में। तो मैकडफ भी एक थेन था। मैकडफ किस जगह का थेन था ये आपको बताना है, तो वो है 5। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ का था, तो थेन ऑफ 5 है वो। अब उसकी बीवी पूछ ली गई, तो लेडी मैकडफ ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्योंकि मैकडफ थेन ऑफ 5 था तो उसकी बीवी लेडी मैकडफ। 38 रिमॉर्स रूइंस लेडी मैकडफ्स एंजॉयमेंट ऑफ सक्सेस। भाई रिमॉर्स बर्बाद कर देता है लेडी मैकडफ के एंजॉयमेंट को ऑफ सक्सेस, सफलता के। ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर इसका फॉल्स है। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है भाई ये, ठीक। रिमॉर्स का मतलब जानते हैं, रिमॉर्स का मतलब होता है गिल्ट। जब आपने कुछ बुरा किया हो, आपने कुछ गलत किया हो, तो उसका गिल्ट होता है मन में। आपने कत्ल कर दिया किसी का, बच गए, कोर्ट ने आपको सजा नहीं दी, गिल्ट होगा, नींद नहीं आएगी भाई, उसे रिमॉर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेडी मैकडफ उस जो सफलता का एंजॉयमेंट है उसको बर्बाद कर देता है ये रिमॉर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। लेडी मैकडफ के लिए नहीं है ये चीज़, ये लेडी मैकबेथ के लिए है। लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ को मजबूर कर देती है कि वो राजा डंकन की हत्या करे, और हत्या करने के बाद स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। उसे नींद नहीं आती, उसे रिमॉर्स है, उसे गिल्ट है ना। वो स्लीप वॉकिंग करती है, महल में रातों को फिरती है, कहती है मेरे हाथों में से बदबू आ रही है खून की, मेरे हाथ में खून लगा हुआ है, मैंने अरब के सारे इत्र से भी धो लूंगी तो मेरे हाथों में से बदबू नहीं जाएगी, है ना। वो पागल हो गई है गिल्ट के मारे। तो उसका एंजॉयमेंट रुका है सफलता का। लेडी मैकडफ का के साथ कुछ नहीं हुआ, उसको तो बेचारी को मार दिया गया था। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ये क्वेश्चन दरअसल लेडी मैकबेथ के लिए होना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए एग्जाम में कि रिमॉर्स रूइंस लेडी मैकबेथ्स एंजॉयमेंट ऑफ सक्सेस, आंसर हो जाएगा ट्रू। लेडी मैकडफ के कॉन्टेक्स्ट में, उनके संदर्भ में फॉल्स आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगी ये बात। 39 हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड। मैकडफ को कौन बताता है कि उसका परिवार मर गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जब मैकडफ इंग्लैंड चले जाते हैं मैल्कम की सेना में शामिल होने के लिए, तो पीछे से मैकबेथ जो है वो लेडी मैकडफ और उनके बच्चों को मार देता है। ये खबर मैकडफ के पास पहुंचती है, उसे दुख होता है, वो कसम खाता है कि मैं बदला लूंगा मैकबेथ से, ठीक। ये खबर रॉस लेकर जाता है। रॉस भी एक थेन है, वैसे मैंने कहा इस प्ले के अंदर काफ़ी सारे थेन हैं, तो रॉस भी एक थेन है, रॉस भी एक किरदार है इसमें। 40 What title is Macbeth given after his return described in Act 1? भाई मैकबेथ एक्ट 1 में वापस आता है, ठीक है। और वापस आने पर उसे एक टाइटल दिया जाता है, उसे एक उपाधि दी जाती है, उसे सम्मानित किया जाता है। उसे क्या बनाया जाता है ये आपको बताना है। आंसर है इसका ए, थेन ऑफ कॉर्डर। जी हाँ, प्ले की स्टार्टिंग में जो हमारा मैकबेथ होता है वो ग्लैमिस का थेन होता है, थेन ऑफ ग्लैमिस होता है, वो ग्लैमिस प्रांत का थेन होता है मैकबेथ। फिर जब वो जीत जाते, जैसे मैंने कहा कि नॉर्वे का हमला होता है स्टार्टिंग में, तो ये उसे हरा भरा कर वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में विचेस मिल जाती हैं। तो विचेस इससे कहती हैं कि तुम्हें कॉर्डर का स्वामी बनाया जाएगा, तुम्हें कॉर्डर का थेन बनाया जाएगा, ठीक, और तुम स्कॉटलैंड के अगले राजा भी होने वाले हो। ये इस पर विश्वास नहीं करते। तभी रास्ते में ही भाई मैसेंजर आता है, मैसेंजर आकर बताता है कि भाई आपको कॉर्डर का थेन बना दिया गया है, आपकी सर्विस से खुश होकर। तो मैकबेथ पूछता है कि भाई मुझे क्यों बना दिया, कॉर्डर का जो थेन है वो तो जिंदा है, मैं तो पहले से ग्लैमिस का थेन हूँ, तो दूसरा शहर मुझे क्यों और दिया जा रहा है, दूसरा प्रांत मुझे क्यों दिया जा रहा है। तो वो बताता है कि भाई कॉर्डर का जो थेन था उसने देशद्रोह कर दिया था, ठीक, तो उसे मरवा दिया गया है, अब आपके ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थेन ऑफ कॉर्डर भी बनाया जाता है मैकबेथ को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 41 हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट। एक आदमी है, वो ये जोक करता है इस प्ले के अंदर कि वो हेलगेट पर वर्क करता है।
तो आंसर इसका सी है द पॉटर। सो पॉटर है ये, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है। तो ये पॉटर है एक, और ये मैकबेथ के महल के बाहर काम करता है। और मैकबेथ के राजा बनने के बाद ये कहता है कि मुझे इस महल को देखकर ये फीलिंग आती है कि ये नर्क है और ये नर्क का दरवाज़ा है। तो ये जोक करता है, और ये जोक नहीं होता, ये हकीकत होती है, क्योंकि मैकबेथ की हरकतें डेविल्स वाली हैं। ठीक। 42 हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ। राजा डंकन की मौत के बाद तुरंत स्कॉटलैंड कौन छोड़ता है? आंसर इसका बी है मैल्कम और डोनाल्ड। जैसे मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि ये दोनों अपने पापा के मरने के बाद देश छोड़कर चले जाते हैं। दो डर होते हैं इनको, एक तो ये कि जिसने राजा को मार दिया वो हम दोनों को भी मार देगा। दूसरा, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा होता है कि इन दोनों ने अपने पापा को मरवाया है। ठीक है, जो कि सच नहीं है ऑब्वियसली। 43 आपको स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है। सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। ये कोटेशन है, किसने कही है ये आपको बताना है। मैकबेथ ने बोली है ये कोटेशन कि सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। अब इस कोटेशन का मतलब क्या है कि सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, मैंने कभी नहीं देखा एक ऐसा दिन जो फाउल भी हो और फेयर भी हो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि स्टार्टिंग में जो ये बैटल जीतता है तो वो कहता है कि ये दिन अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जीत गया, लेकिन फाउल इसलिए है क्योंकि मेरे लोग मारे गए बहुत सारे। ठीक है, तो मैकबेथ की ये लाइन है, बी इसका आंसर होगा, और कॉन्टेक्स्ट इसका यह है जो मैंने आपको अभी समझाया। 44 द विचेस हैव ह्यूमन फॉर्म, ट्रू एंड फॉल्स। जो विचेस थी, जो चुड़ैलें थी, वो इंसानी आकार में थी या हवा की तरह थी, बादल की तरह थी, ठीक है, कैसी थी? तो ट्रू इसका आंसर है, उनकी इंसानी फॉर्म थी। डिस्क्रिप्शन है पूरा, विलियम शेक्सपियर ने दिया है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। 45 द डॉक्टर सेज दैट लेडी मैकबेथ सफर्स फ्रॉम अ फैटल इलनेस। डॉक्टर कहता है कि लेडी मैकबेथ एक घातक बीमारी से पीड़ित हैं। आंसर है इसका बी फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं बोलता वो, ठीक है। डॉक्टर का जवाब ये होता है कि हमें नहीं पता इनको क्या हुआ है, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड एक बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर्स को दरअसल राज पता लग जाता है कि इन दोनों ने मई बैंकों को मारा था, ठीक है। तो वहाँ से वो कन्नी काट के निकल जाता है एक तरह से, ठीक है। ये आसान शब्दों में इस तरह से समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो फैटल इलनेस की कोई बात नहीं करता है डॉक्टर। 46 द थर्ड मर्डरर इज सेंट बाय। तीसरा मर्डरर भेजा जाता है किसके द्वारा? आंसर है ए मैकबेथ के द्वारा। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। तो वो जो कातिल भेजता है बैंकों को मारने के लिए, तो वो 3 होते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स जो थे वो 3 थे। तो थर्ड मर्डर किसने भेजा था? मैकबेथ ने भेजा था। इस थर्ड मर्डर के पीछे बड़ी सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। और ये थिएट्रिकल फैंटेसीज़ हैं, अर्बन लेजेंड्स हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा पसंद है इस तरह की चीज़ें पढ़ना, शेक्सपियर से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज़ हैं। तो इसके पीछे भी कहानियाँ हैं। थर्ड मर्डर के पीछे पहले 2 जाते हैं, फिर एक तीसरा बाद में जाता है बैंकों को मारने के लिए। तो बहुत जगह ये माना जाता है कि कोई कहता है, जो अलग अलग थ्योरिस्ट होते हैं, कि वो मैकबेथ ही था जो तीसरा गया था मारने के लिए। लेकिन वो प्रूफ हो गया है, क्रिटिक्स ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, उस वक्त तो मैकबेथ दावत में होता है पूरे टाइम, ठीक है। कुछ कहते हैं कि रॉस था, ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ। और ये कन्फ्यूजन स्टार्ट दरअसल शेक्सपियर के टाइम से ही हुआ है। तो जो प्रोडक्शन हो रहा था थिएटर के अंदर, स्टेज के ऊपर, तो जो थर्ड मर्डरर था उसका जिक्र करना भूल गए थे कि स्टेज पर कौन आ रहा है, ठीक है, जो डायरेक्टर थे वो। तो तब से वो कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो ये थर्ड मर्डर जो है ये बड़े जाने पहचाने टर्म है एक तरह से। तो बाकी की डिटेलिंग अगर आपको इसकी पढ़नी है, थर्ड मर्डर के बारे में आप इंटरेस्ट लेते हैं शेक्सपियर के प्लेस में, तो गूगल कर सकते हैं। बस इतना लिखो, थर्ड मर्डर इन हैमलेट, पढ़ो सारी डिटेल्स, मज़ा आएगा। 47 आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन। स्पीकर को पहचानना है। कोटेशन है कि लेट अस नॉट बी dainty of leave taking but shift away। ये लाइन जो है, कोटेशन जो है, ये मैल्कम बोलता है। सीन क्या है भाई? राजा डंकन की मौत हो जाती है, सब भागकर इन्हें बताने आते हैं मैल्कम को, डोनाल्ड बेन को, कि ऐसे ऐसी मौत हो गई है। बहस होती है किसने मारा, कहाँ मारा, वो बताते हैं कमरे में पड़े हुए हैं। सारे लोग तैयार होकर डंकन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। मैल्कम अपने भाई डोनाल्ड बेन से ये लाइन बोलता है, वो कहता है कि जिसने पापा को मारा वो हमें भी मार देगा, ठीक है, निकल लो यहाँ से, ठीक। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। पूरी जो कोटेशन है, जो पूरा जो डायलॉग है, वो कुछ इस तरह से है कि मैल्कम बोलता है कि दिस मर्डरस
shaft that shot hath not yet lighted, and our safest way is to avoid the aim. Therefore to horse, and let us not be dainty of leave taking. ठीक है, हिंदी ये है कि भाई जो कातिल था उसकी तलवार अभी भी मयान से बाहर है, सेफेस्ट तरीका यह है कि उसके निशाने को अपने तक ना पहुंचने दो, घोड़े की तरफ भागो। ठीक है, भलाई इसमें है कि हम यहाँ से निकल लें। बस ये कहकर मैल्कम और डोनाल्ड मैन स्कॉटलैंड छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत हो रही है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ड्रामा चलेगा अभी तो 48 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। बस वीडियोस को शेयर करें भाई, है ना, सभी ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप ऐड हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं LT का या TGT का तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। बाकी 8218093981 821 809 3981 व्हाट्सएप नंबर है। मैम को मैसेज करें, डिटेल्स भेजेंगी मैम, पढ़िए डिटेल्स को। ज्वाइन करना है LT का बैच या TGT का बैच तो ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।